ओके, तो बच्चे प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कशन क्या किए थे, कंबाइंड लीवरेज। तो कंबाइंड लीवरेज में जैसे कि आपका एक प्रॉब्लम यहाँ रही तो कंबाइंड लीवरेज में क्या प्रॉब्लम था, कितना नंबर था वो क्वेश्चन, पेज नंबर 93। हाँ, इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ, कुछ देखिए कुछ डेटा ऐसा है कि मिसिंग फिगर भी रहता है। जैसे आपको बताए थे कि 1 लाख की जगह 10,000 की जगह 1 लाख, 1 लाख की जगह 10,000, इस तरह का प्रॉब्लम मिलेगा तो उसको ठीक करना है बच्चे। हाँ बोलिए, परसेंटेज ऑफ, ठीक है तो, हाँ ठीक है, ठीक है, 100% ये कैसे आया, यही है ना। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 75 से जो है 75,000 है ना, अर्निंग अवेलेबल टू शेयर होल्डर। तो अर्निंग अवेलेबल टू शेयर होल्डर जो 75,000 से कितना हो गया, 1.5 लाख हो गया, है ना। आप सबका टोटल को डिजिट को देखोगे आप जब बच्चे, तो यहाँ टोटल का टोटल आपको कितना आएगा, 100% ही आएगा। आप वहां से चलो, ईबीआईटी बार लेस टैक्स किए हैं, 1.5 लाख से 3 लाख हो गया बच्चे, तो कितना बढ़ा, 1.5 लाख बढ़ा। हमेशा याद रखना कि जब परसेंटेज हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो चेंजेस इनटू 100 डिवाइडेड प्रीवियस ईयर का डेटा। कौन सा, आप यहाँ देखोगे कि करंट पोजीशन और एक्सपेक्टेड चेंज, करंट पोजीशन, यहाँ पर आपका करंट पोजीशन को हम क्या करेंगे, करंट पोजीशन से डिवाइड कर देंगे। तो आप देखो कि 3 लाख से सॉरी 1.5 लाख से 3 लाख हुआ, तो 1.5 लाख हुआ चेंजेस, तो 1.5 लाख इंटू 100 डिवाइडेड क्या हो जाएगा, 1.5 लाख तो आएगा, हो जाएगा 100%। दूसरा डेटा देखो, जो आपको लेस टैक्स किया है 50%, तो 75,000 से 1,50,000 हो गया, तो ये भी कितना इंक्रीज हुआ, कितना चेंजेस हुआ, वो तो परसेंटेज की बात है, हम चेंजेस वाले बता रहे हैं आपको, जो आप 100% पूछे हैं। तो 75,000 हुआ 75,000 ना, तो 75,000 इंटू 100 डिवाइडेड क्या, 75,000 उसका है ना करंट पोजीशन। स्टार्टिंग कितना है, 75,000 है ना जी, तो 75,000 से 1.5 लाख हुआ, तो कितना बढ़ा, 75,000 इंटू 100 डिवाइडेड 75,000 में है। फिर उसके बाद नीचे ईएटी जो लिखा है, अर्निंग आफ्टर टैक्स, 75,000 से 1,50,000 हो गया, तो ये भी तो चेंजेस 75,000 हुआ। तो इसमें भी क्या करोगे आप, 75,000 इंटू 100 डिवाइडेड 75,000। इसी तरह से लास्ट में जब चाहोगे अर्निंग अवेलेबल टू शेयर होल्डर, तो ये भी तो 75,000 से क्या हो गया, 1.5 लाख। तो ओवरऑल जब इस डेटा को हम लोग देखेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 100%, ठीक है। और नीचे में भी तो आपका दिखाया हुआ है, शो किया हुआ है। तो ऑपरेटिंग लीवरेज और फिनेंशियल लीवरेज आ गया समझ में, सॉरी। तो बच्चे इसको 4 प्रैक्टिकल 4 सम दिया हुआ है, इसको बढ़िया से आप लोग क्या करेंगे, हाँ बना लीजिएगा, रिवीजन करना है। ये पूरा का पूरा थ्योरी है, क्या करें यहीं पर 5 नंबर बता दें आप लोगों को कि अकाउंटिंग रेशियो कर दें। मेरा यही कहते हैं, थोड़ा लंबा चैप्टर है और प्रैक्टिकल भी है इसमें, तो यही हम कर देते हैं। अभी अभी उसका 2 टॉपिक जो आपका है वो रखते हैं, ये बताने के बाद क्या करेंगे हम लोग, मूव कर जाएंगे, यानी तो फिर इसके बाद जितना प्रैक्टिकल है पहले प्रैक्टिकल कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। लिखिए, फिनेंशियल रेशियो एनालिसिस, फिनेंशियल रेशियो एनालिसिस।
सिंपल है कि व्हाट डू यू मीन बाय रेशियो? फिनेंशियल रेशियो एनालिसिस ये एक तरह का क्या हुआ, जो फिनेंशियल डेटा आप लोग जानते हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे आप नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, जिसको हम लोग एनपीओ भी कहते हैं, ठीक है। तो एनालिसिस का तो मतलब क्या हुआ, मीनिंग अगर हम लोग सिंपल समझें कि एनालिसिस, व्हाट डू यू मीन बाय एनालिसिस? एनालिसिस का मतलब दो डेटाओं के बीच में या दो डिफरेंट डेट के बने हुए स्टेटमेंटों के बीच में जो हम लोग कंपेयर करते हैं, क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, ठीक है। कि प्रीवियस ईयर में मेरा प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ये था, इस अकाउंटिंग ईयर में अर्निंग कैपेसिटी क्या हुआ, ये हुआ। अब दोनों डेटाओं के बीच में देखेंगे कि इंक्रीज हुआ कि, तो यही तो आपका इन्वेस्टिगेशन एनालिसिस का मतलब क्या, इंस्पेक्शन का, निरीक्षण करना, देखना, ठीक है, कि जो डेटा आपके पास अवेलेबल है फाइनेंशियल टर्म में होनी चाहिए, ठीक है, मॉनेटरी टर्म में होनी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार के जब हम करते हैं तो उसमें सबसे पहला जो वर्ड आता है उसको हम लोग कहते हैं रेशियो। क्या कहते हैं, रेशियो। तो रेशियो कहता है कि दो डेटाओं के बीच में जो भी रिलेशन को एक्सप्रेस्ड करता है, क्या करता है, रिलेशन को, जैसे एक्स है और वाई है, हस्बैंड है, वाइफ है, ब्रदर है, सिस्टर है, ठीक है, आपको रिलेशन भी पढ़े होंगे स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है। तो एक वो भी एनालिसिस का पार्ट है, लेकिन यहां हमको अकाउंटिंग टर्म में समझना है। तो अकाउंटिंग टर्म में आप ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, अकाउंटिंग टर्म में आप बैलेंस शीट बनाते हो, ठीक है। तो अकाउंटिंग टर्म में आप जब पढ़ोगे आगे तो फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी इट इज द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये किसका पार्ट है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट है, ठीक है। तो रेशियो एनालिसिस का मतलब यहां पर ये हुआ, उसमें रेशियो का लिखो तो मीनिंग ऑफ रेशियो, मीनिंग ऑफ, सबसे पहला पॉइंट, एक तो आपके मटेरियल में भी देखिए बच्चे दिया हुआ है, वो भी बहुत इजी लैंग्वेज है। द रिलेशनशिप बिटवीन टू फिगर्स, द रिलेशनशिप बिटवीन टू फिगर्स expressed mathematically, expressed mathematically, expressed mathematically is called a ratio. ये टर्म समझ में आया, इज कॉल्ड अ, यानी मैथमेटिकल वर्ड यहां पर लगाया है। इन अदर वर्ड्स, a ratio is an, in other words, a ratio is an expression of the quantitative, बच्चे वी नो दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा। अगर हम लोग इस तरह से भी पढ़े समझे, आप लोग भी पढ़े होंगे कि डेटा तो दो ही प्रकार का होता है, एक होता है प्राइमरी डेटा, दूसरा होता है सेकेंडरी डेटा, ठीक है। लेकिन थोड़ा इससे हट करके थोड़ा डिस्कशन कीजिए कि डेटा दो तरह से होता है, एक क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव, जिसको हम मैथमेटिकल के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको क्वांटिटेटिव कहते हैं। अब क्वालिटेटिव जिसको हम मैथमेटिकल टर्म में एक्सप्रेस्ड नहीं कर सकते हैं। कहते हैं ना कि अरे एक मैनेजर का स्वभाव बहुत अच्छा है, उस दुकानदार का मतलब कस्टमर के साथ बिहेव करने का क्या है, बहुत अच्छा तरीका है, वहां पर कस्टमर इसीलिए जाता है सामान, आप मार्केटिंग में भी पढ़ोगे ये चीज, ठीक है। तो वहां पर जो है सो कस्टमर जाता है, उसका दुकान बहुत चलता है। तो बच्चे ये उसका क्वालिटेटिव डेटा हो गया, क्या हो गया, जो उसका कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि अगर उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं होगा, उसको कस्टमर से बर्ताव करने का तरीका अच्छा नहीं होगा, तो कोई कस्टमर जाएगा उसके पास सामान लेने के लिए, और अगर सामान लेने के लिए नहीं जाएगा तो इसका मतलब सेलिंग नहीं होगा, सेलिंग नहीं हुआ तो प्रॉफिट नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं उससे अटैचमेंट हम उसको कर सकते हैं,
लेकिन रेशियो का यहाँ जो मीनिंग हम लोग समझ रहे हैं, रेशियो का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जितने भी क्या है क्वांटिटेटिव डेटा है उसको हम मैथमेटिकल टर्म में जो एक्सप्रेस्ड करते हैं, ठीक है, क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स। बिटवीन टू नंबर्स, ये आपका मीनिंग था क्या? आई होप कि आप लोगों को ये दोनों मीनिंग समझ में आ गया होगा, दोनों वर्ड क्या। चलो लिखो मीनिंग ऑफ एनालिसिस, मीनिंग ऑफ एनालिसिस। एनालिसिस मीन्स, देखो दो तीन तीन लाइन का लिखवा रहे बच्चे, इसको थोड़ा याद करना है, पढ़ना याद नहीं करना है, पढ़ना है। मीनिंग ऑफ एनालिसिस, एनालिसिस मीन्स examination and interpretation, examination and interpretation of numerical relationship of interpretation मतलब प्रस्तुत करना, प्रेजेंट करना, interpretation of numerical relationship of two numbers, of two numbers, numerical relationship of two numbers। देखो तो ये समझ में आया पॉइंट। तो ये समझ में आया लाइन पढ़ते हुए? सत्यम आप पढ़ के दिखाइए, बताइए। दो संख्याओं के बीच में इंटरप्रेट करना, मतलब क्या? एनालिसिस का मतलब यही है। कभी बच्चे आप अपने आप को अगर कहोगे एनालाइज करने के लिए, ठीक है, तो आप उसमें उस कंक्लूजन पर नहीं पहुंचोगे। लेकिन यहीं पर अगर हम आपको बोल दें कि आप और आप, आदित्य और सत्यम, दोनों के बीच में आप क्या कीजिए, एनालाइज कीजिए, तो आपको डेटा क्या हो जाएगा। तो हमेशा एनालिसिस करने के लिए दो होना ही चाहिए, ठीक है। आगे लिखिए रेशियो एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस। लिख लिए? लिखिए रेशियो एनालिसिस मीन्स ratio analysis means examination and interpretation of numerical relationship of two numbers in financial analysis. In financial analysis, a ratio is used, a ratio is used
ratio is used as an index for overvaluing for evaluating e लगा दो वर्ड VALUATING evaluating the financial position and performance और परफॉर्मेंस। अब यहां दो वर्ड आया है बच्चे कि एक तो फिनेंशियल पोजीशन और एक क्या है फिनेंशियल क्या परफॉर्मेंस। बच्चे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, खास करके हम लोग ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में जो हम लोग कहते हैं कि फिनेंशियल परफॉर्मेंस इसका क्या है, मतलब मींस अर्निंग कैपेसिटी क्या है। अब देखते हो नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, जो फाइनल अकाउंट बनाते थे, याद होगा हम स्टार्टिंग जब आप लोग की बैच किए थे उस टाइम में कुछ बेसिक टर्म बताए थे, उसमें आपको फाइनल अकाउंट का भी कुछ टर्म बताए थे कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, हालांकि उसमें हम दोनों को ले सकते हैं, ट्रेडिंग और नॉन ट्रेडिंग, सभी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अपने अकाउंटिंग ईयर के एंड में स्टेटमेंट प्रिपेयर करना पड़ता है। स्टेटमेंट मींस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट इज कॉल्ड क्या इनकम स्टेटमेंट और सेकंड इज कॉल्ड क्या पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू टू, एक तो ट्रेडिंग और दूसरा क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट। कब? जब इनकम एक्सीड हो और एक्सपेंसेस क्या हो, कम हो। तो ये तो बात हुआ कि चलिए सर ये तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात है। डायरेक्ट अगर होगा तो हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट को फाइंड आउट करते हैं डायरेक्ट से लेकर के, और इनडायरेक्ट रहेगा तो उसमें हम लोग जनरली प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। इट इज कॉल्ड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम की बात हम बताए यहाँ पर कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम जिस अकाउंट में शो किया जाता है उस अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज स्टार्टेड विद द क्या ग्रॉस प्रॉफिट, जो ऊपर से आया ट्रेडिंग अकाउंट। बताए थे ना कि ट्रेडिंग अकाउंट का डेटा पीएल में जाएगा, पीएल का डेटा बैलेंस शीट में जाएगा, फिर बैलेंस शीट क्या हो जाएगा लास्ट में इक्वल हो जाएगा। तो एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो जो डायरेक्ट है इसको लेकर के हम लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, कैपिटल में ऐड नहीं करते हैं प्रॉफिट को। हाँ, तो ये तो हम बताएं आपको कि ये तो स्मॉलेस्ट या छोटा मोटा कोई बिजनेस रहता है, सोल ट्रेडिंग कंसर्न होता है वो। बच्चे जब आप कंपनी केसेस में जाओगे तो उसका प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है, उसका जो अमेंडमेंट हुआ है 2013 उसमें उसको प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में ही आपको क्या करना है, बनाना है। तो यहाँ दो पॉइंट आया है, दो पॉइंट कहते हैं, दो वर्ड आया है, एक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, एक फाइनेंशियल पोजीशन। मेरा यह कहना साफ है कि फाइनेंशियल पोजीशन में आपको बैलेंस शीट के ऊपर रखते हैं और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है उसमें ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रखते हैं। तो उसमें क्या चेंजेस हुआ, नहीं कहते कि सेल किए 5 लाख आप प्रॉफिट कमाए 50,000, तो हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड सेल्स, यानी 10%। मतलब मेरा जो सालों भर का अर्निंग कैपेसिटी है वो सेल का 10% हुआ। अगर मान लो हम 10 लाख सामान बेचते हैं तो 1 लाख रुपया प्रॉफिट कमाते हैं, अगर 50 लाख का सामान बेचते हैं तो हम 5 लाख रुपया प्रॉफिट कमाते हैं। यानी जब भी होता तो ये 10% प्रॉफिट होता किसका, ऑन सेल्स का। ठीक है, तो ये चीज मुझे ये बता रहा है। आगे लिखेंगे, अब टॉपिक है यहां पर आपका अकॉर्डिंग टू मेयर्स, ये डिफिनेशन भी दिए हैं, आप देखेंगे आपको आपके बुक में भी होगा, मटेरियल में भी होगा। लिखिए, रेशियो एनालिसिस इज अ वेरी पावरफुल
ratio analysis is a very powerful analytical tool useful for very powerful analytical tool useful for measuring performance of an organization समझ में आया? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पावरफुल टूल है, उस टूल को ये हम लोग क्या कहते हैं? रेशियो एनालिसिस कहते हैं। एक थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग कर लेंगे इसमें, थोड़ा सा मीनिंग करके। अकाउंटिंग रेशियो उसको भी लिख लीजिए थोड़ा। अकाउंटिंग रेशियो is also known as financial ratios. It is based on financial statement. ये रेशियो किस पर बेस्ड है? अब हम बता दिए बच्चे, फिनेंशियल स्टेटमेंट दो, इनकम स्टेटमेंट और क्या, पोजीशन स्टेटमेंट है ना, परफॉर्मेंस भी बताए और पोजीशन भी बताए, ठीक है। तो ये उसी पर आधारित है। इन शॉर्ट, छोटे शब्दों में संक्षिप्त में, इन शॉर्ट, when ratio are expressed, in short, when ratio are expressed on the basis of accounting information, क्या लिखा है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, such ratio are called accounting ratio. अब हमेशा आपको बताएं कि दो डेटाओं के बीच में न्यूमेरिकल या अर्थमेटिकल रिलेशन को एक्सप्रेस जो करता है उसी को हम लोग रेशियो कहते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के आधार पर जो रेशियो फाइंड आउट किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अकाउंटिंग रेशियो कहते हैं। और रेशियो एनालिसिस का मीनिंग हम क्या बताएं कि ये एक प्रकार का एग्जामिनेशन है, इंटरप्रेट करना है ना। तो ये इतना टॉपिक हम अभी तक आप लोगों को क्या किए, बताए हैं इस टॉपिक में। अब सवाल है कि व्हाट आर द एडवांटेज या इंपोर्टेंस ऑफ रेशियो एनालिसिस, इसका क्या एडवांटेज है या क्या। लेकिन इससे पहले एडवांटेज या इंपोर्टेंस समझने के लिए हम लोग को ये टॉपिक समझना बहुत जरूरी है कि रेशियो को हम कितने तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। कभी आप अगर सब x और y है 2:3 है, कभी तो अनुपात में भी दिखाते हैं ना। तो 2:3 का मतलब क्या हुआ? 2/5 और 3/5। ये भी है भाई, उससे ये क्या है, अगर ये 2 है तो वो क्या है, 3 है, यानी इससे एक क्या है, वो ज्यादा है, ठीक है। कभी क्या करना है सर, इसको तो परसेंटेज में भी हम लोग कर सकते हैं कि अभी जो समझाए थे नेट प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट जो है सेल का कितना है, 10% है, तो आप परसेंटेज में भी कर सकते हो। कभी आप टाइम में भी कर सकते हो, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। इसका थोड़ा आप क्या कीजिए, 3 दिया हुआ है, तीनों का आप थोड़ा
दो लाइन करके क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। उसके बाद हम एडवांटेज डिसएडवांटेज, क्योंकि वो आप भी पढ़ोगे, पढ़ करके घर से आओगे ना, तो उसमें आपको भी थोड़ा समझ में आ जाएगा। अरे तो फिर तो हम हैं ही, हम तो आपको बताएंगे। लिखिए एक्सप्रेशन ऑफ रेशियोज, एक्सप्रेशन ऑफ रेशियोज। क्या इस ये मीनिंग समझ में आया? रेशियो को आप कैसे प्रकट करोगे? लिखो अकाउंटिंग रेशियो कैन बी एक्सप्रेस्ड, पैराग्राफ चेंज करके, अकाउंटिंग रेशियो कैन बी एक्सप्रेस्ड in various ways, such as लिखो ए नंबर करके, प्योर रेशियो, शुद्ध अनुपात जिसको कहते हैं प्योर रेशियो, और इसी को कहते हैं इन, इन, ठीक है। और आगे लिखिए फ्रैक्शन। इन फ्रैक्शन मतलब एक साथ मत लिखना, इन फ्रैक्शन। जैसे कहते हैं ना, अभी समझाए थे 2:1, तो 2:1 का मतलब क्या, 2/3 1/3। अगर करंट एसेट्स आपका 40,000 है और करंट लायबिलिटी आपका 20,000 है, तो आप कह सकते हो करंट रेशियो में कि करंट एसेट्स डिवाइडेड करंट लायबिलिटी। अरे भाई डिवाइड तो करना ही है, अंतर यह है कि किसी को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो परसेंटेज निकाल लेते हैं, तो वो परसेंटेज रेशियो हो गया। लेकिन जिसको हम परसेंटेज में नहीं करते हैं, तो हम कहेंगे ना कि करंट एसेट्स मेरे पास 50,000 का था और करंट लायबिलिटी जो है सो 25,000 का है, इसका मतलब करंट लायबिलिटी की अपेक्षा जो मेरा करंट एसेट्स है वो डबल है। तो इसको रेशियो कैसे लिखोगे, 2:1 है ना। अगर वो 2 है तो ये क्या है, 1 है। लिखिए द रिलेशनशिप बिटवीन टू फिगर्स, इसी में डैश देकर लिखेंगे प्योर रेशियो में, द रिलेशनशिप बिटवीन टू फिगर्स कैन बी presented can be presented in pure ratio, can be presented in pure ratio. For example, if current assets, for example, if current assets for example, if current assets are worth rupees 10,000 and the current liability are rupees 5,000, liability rupees 5,000, then the relationship between current assets and current liability can be expressed as, कैसे एक्सप्रेस करेंगे इसको बच्चे, ये देखिए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, ऐसे लिखेंगे कि आपका 10,000 हो जाएगा करंट एसेट्स, इस टू कितना, करंट लायबिलिटी कितना है, आराम से इसको 2:2 क्या करेंगे, दैट इज, इसको हम लोग और कर सकते हैं, दैट इज 2/3 और 1/, यस या नो, क्या है समझ में, हाँ
हाँ, नेक्स्ट ये हो गया प्योर रेशियो, समझ में आया, फ्रैक्शन वाला समझ में आ गया प्योर रेशियो। और क्या कहते हैं इसको हम लोग, फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। सेकंड लिखेंगे परसेंटेज रेशियो। क्या, नहीं दो तो तीन तीन लाइन तो हाल ही बचे इसमें। परसेंटेज रेशियो, द रिलेशनशिप बिटवीन, और पढ़ के आना है, याद करके नहीं लाना है। हाँ, बी नंबर बहुत यूज होता है ये फाइनेंस में, रेशियो एनालिसिस। हाँ, बहुत यूज होता है ये, ठीक है। और ये हम आपको जीरो लेवल से पढ़ा रहे हैं, स्टार्टिंग से पढ़ा रहे हैं बच्चे, समझ गए ना, एकदम से जीरो लेवल से स्टार्टिंग से आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो लिखिए परसेंटेज रेशियो, द रिलेशनशिप बिटवीन टू फिगर्स इज presented, the relationship between two figures is presented in percentage, in percentage। नहीं समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल, if sales is rupees, for example, if sales is rupees 50,000, 50,000, and gross profit is 12,500, the relationship can be, presented as, the relationship can be presented as GP to be 25% on sales, to be 25% on sales, that is यहां पर क्या करते हैं, that is यहां पर क्या लिखेंगे, that is GP ratio, equal to, फॉर्मूला होता है GP into 100 डिवाइडेड नेट सेल्स। अब देखो बच्चे, जीपी कितना लिखवाए थे, बोलो 12,500 ना, इंटू 100 हो गया, और नेट सेल्स कितना लिखवाए थे, ये इसको जब ये 4 जा हो गया, 4 से इसको काटोगे कितना आ गया, यानी 25%। जहां जहां देखोगे परसेंटेज में एक्सप्रेस्ड करने के लिए सिंपल कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है, 100 से मल्टीप्लाई करना, ये कहता है आपका क्या, परसेंटेज रेशियो। और एक लास्ट में और है, देखिए रेट रेशियो, या टाइम में भी आप कर सकते हैं इसको, रेट रेशियो। According to this method, one figure is expressed in terms of other relative figure. According to this method, one figure is expressed in terms of
अदर रिलेटिव फिगर्स जैसे x और y है, तो x को हम किससे करेंगे, y के साथ, अदर टर्म तो वही हुआ यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल, if cost of goods sold, if cost of goods sold is rupees 1,25,000, rupees 1,25,000, and working capital is, is rupees 25,000, वर्किंग कैपिटल जानते हैं ना, पढ़े हैं कभी, करंट एसेट्स। लिखिए, द रिलेशनशिप between the two TWO2 can be said that the cost of goods sold is 5 times cost of goods sold is 5 times of working capital. वर्किंग कैपिटल, ये जब हम टाइप्स ऑफ रेशियो बताएंगे ना, तो उसमें बताएंगे एक्टिविटी रेशियो। जो एक्टिविटी रेशियो को हम लोग जो फाइंड आउट करते हैं बच्चे, वो टाइम में ही करते हैं, ठीक है। तो वहां एक लैंग्वेज, एक सेंटेंस बोल देंगे कि ऑल एक्टिविटीज रेशियो आर एक्सप्रेस्ड इन क्या, टाइम। तो आपको समझ लेना पड़ेगा, इसको जब भी करेंगे तो दैट इज, देखो कैसे करते हैं, तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, 1,25,000, और वर्किंग कैपिटल कितना हुआ 20, यानी यही हो जाएगा कितना 5, यही आंसर होता है। तो किसी का आंसर परसेंटेज में होगा, किसी का आंसर टाइम में होगा, और किसी का आंसर क्या होगा, इज टू रेशियो में होगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा रेशियो जो फॉर्मूला यूज करेंगे, उसको टाइम में करेंगे कि हम रेशियो में करेंगे कि हम परसेंटेज में करेंगे। लेकिन मैक्सिमम 3 ही तरह से क्या किया जाता है, एक्सप्रेस्ड किया जाता है। ओके, समझ में आया बच्चे? बस इतना ही आप लोग क्या करोगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ के आएंगे आप लोग बच्चे, ठीक है। एक मिनट बच्चे, तो क्लास को हम लोग अभी आज इन करें, ठीक है। और इसको आप लोग क्या करेंगे बच्चे, पढ़ के आएंगे, ठीक है। और आप बच्चे जो लेट से आए हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको एक बार रिवीजन करके घर से आएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।